हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पोएम नंबर 6 जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 12th में है, इसका अध्ययन करते हैं। कविता का नाम है ला विल डेम सेंस मर्सी। ला विल डेम सेंस मर्सी, तो ये फ्रेंच टाइटल है। इसका इंग्लिश वर्जन होगा ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। एक सुंदर तथा निर्दयी महिला इसकी हिंदी होती है। और इसके कवि जो है जॉन कीट्स हैं, और ये जो है 1795 में पैदा हुए थे, 1821 में मर गए थे। 1795 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, 1821 में डेथ हो गई थी। तो ला वेल डेम सेंस मर्सी, ला का मतलब ए, वेल मतलब ब्यूटीफुल होता है इंग्लिश में, डेम मतलब लेडी होता है, सेंस माने विदाउट होता है, और मर्सी का MERCY इंग्लिश वर्जन होता है। तो ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी कविता का मतलब कि इंग्लिश वर्जन है, हिंदी होगा एक सुंदर तथा निर्दयी महिला। तो इसमें कहानी क्या है, जॉन कीट्स बताए क्या है। जॉन कीट्स देखिए रोमांटिक युग की ग्रेट पोएट हैं। तो इन्होंने बताया है कि इसमें एक सुंदर महिला के बारे में बताया। तो कविता में पॉइंट क्या है समझ लीजिए, संक्षेप में बता रहे इसकी स्टोरी। कविता 12 स्टैंजा की है, 12 स्टैंजा की 4-4 लाइन की है, जिसमें से 3 स्टैंजा में, शुरुआत के 3 स्टैंजा में कवि एक सरदार से प्रश्न पूछते हैं। वो सरदार बहुत अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा है, सूरवीर है, लेकिन वो परेशान और चिंतित और दुखी दिखाई पड़ रहा है। तो कवि उससे दुख का कारण पूछते हैं 3 स्टैंजा में, कितना दुखी और परेशान क्यों हो, क्यों चिंतित हो, उदास क्यों हो। तो अगले 9 स्टैंजा में, 3 स्टैंजा के बाद जो 9 स्टैंजा बचेगा, 12 स्टैंजा की कविता है, तो उसमें वो उत्तर बताएगा कि वह इतना परेशान क्यों है, इतना दुखी क्यों है, इतना चिंतित क्यों है, चिंता की लकीरें क्यों उसके चेहरे पर हैं, ये सब कारण वो बताएगा। तो चलिए देख लेते हैं, समय को नष्ट न करते हुए शुरुआत से देखते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, शुरुआत के 3 स्टैंजा में कवि सरदार से प्रश्न पूछेगा, अगले 9 स्टैंजा में वो उत्तर देगा। इस बात को ध्यान में रखकर आप कविता पढ़िए, पूरी समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी कविता है, इसको बैलेड कहते हैं, BALLAD, ठीक है, अंग्रेजी में। इस कविता का टाइप जो है ये लोकगीत एक प्रकार का है। तो चलिए देख लेते हैं कविता की पहला स्टैंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी। कवि सरदार से पूछता है ओ मतलब हे, व्हाट कैन एल दी। दी एल माने होता है कष्ट, ट्रबल, दी माने यू, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, मीन्स वाई आर यू इन ट्रबल, तुम क्यों दुखी हो, कष्ट में हो। नाइट एट आर्म्स, नाइट माने होता है सरदार या सूरवीर, एट आर्म्स, आर्म्स माने क्या होता है, हथियार भी होता है, आर्म्स माने एक भुजा होता है, आर्म्स माने हथियार भी होता है, क्लियर। तो हथियार या अस्त्र शस्त्र। तो नाइट एट आर्म्स माने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, क्लियर। नाइट एट आर्म्स माने होता फुल्ली आर्म्ड नाइट, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा। तो फिर बता रहे हैं, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। कवि सरदार से पूछता कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, अर्थात तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलली लॉयटरिंग, एलोन मीन्स होता अकेले, पेलली मतलब होता विथ पेल अपीयरेंस, माने पीली आकृति के साथ, अर्थात दुखी होकर। लॉयटरिंग माने होता है इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग अबाउट, क्लियर। तुम अकेले और दुखी होकर इधर उधर क्यों घूम रहे हो, ठीक है। अकेले और पीली आकृति के साथ इधर उधर क्यों घूम रहे हो, मतलब अकेले हो और दुखी होकर क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे चेहरे का रंग जो है पीला हो गया, पीली आकृति के साथ तुम घूम रहे हो, अर्थात वही दुखी होकर घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, द सेज हैज विदर्ड, सेज माने होता है घास, जैसे जो पेड़ों जैसी घासें होती हैं झील के किनारे, उसी को सेज कहा गया है, ग्रास लाइक प्लांट्स, क्लियर। तो द सेज हैज विदर्ड माने घास मुरझा गई है, फ्रॉम द लेक माने झील के किनारे से, झील के किनारे से जो घासें झील के किनारे हैं वो भी क्या हैं, मुरझा गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी नहीं गा रहे हैं, क्लियर। तो चलिए फिर से बता दे रहे हैं इस स्टैंजा का अर्थ। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एटम्स, कवि सरदार से पूछता है, हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, अर्थात तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलली लॉयटरिंग, अकेले और पीली आकृति के साथ तुम टहल रहे हो, अर्थात तुम अकेले हो और दुखी भी दिखाई पड़ रहे हो, पीली आकृति के साथ अर्थात दुखी दिखाई पड़ रहा है, अकेले और तुम दुखी होकर इधर उधर टहल रहे हो। प्रश्नवाचक लगाया, क्यों टहल रहे हो, क्लियर।
द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। तीसरी लाइन कह रहे हैं द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील के किनारे से, लेक में झील के किनारे से घासें मुरझा गई। तो ये इस तरह इंडिकेट कर रहा है कि ठंडी का महीना आ गया, जाड़ा। जैसे बरसात में घासें जो है हरी भरी रहती है, तो जब बरसात खत्म हो जाएगी तो ठंडी आ जाएगी, तो पानी नहीं पाएंगे, किनारे का पानी सूख जाएगा, तो घासें भी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि झील के किनारे की घासें क्या है, विदर्ड माने फेडेड, मुरझा जाना, ड्राइड हो जाना, क्लियर, सूख जाना या मुरझा जाना, मुरझा गई हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी भी नहीं गा रहे हैं। क्यों नहीं गा रहे हैं, क्योंकि ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही, तो पक्षियाँ गर्म जलवायु वाले स्थानों को उड़ गई हैं, जिसको कहते हैं माइग्रेट करना, माइग्रेटेड मतलब स्थान चेंज कर देना, क्लियर। तो पक्षियाँ गर्म जलवायु वाले स्थानों को चली गई हैं वहाँ, इसलिए ठंडी में नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है नो बर्ड सिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही है, क्योंकि इतना ठंडी है कि पक्षियाँ भी यहाँ पर नहीं हैं। तो जब नहीं गा रहे हैं मतलब वो है ही नहीं, तो गाएंगे कैसे, इसलिए कहा गया कि झील के किनारे से घासें मुरझा गई है और कोई पक्षी भी नहीं गा रही है, अर्थात बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी में यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन तुम क्यों यहाँ पर हो और दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, क्लियर। तो चलिए अब अगला स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा है ओ व्हाट कैन एल दी। दूसरे स्टैंजा में कभी पूछता है सरदार से, ओ व्हाट कैन एल दी, हे तुम्हें क्या कष्ट है, नाइट आइटम्स। वही देखिए पहले की स्टैंजा की पहली लाइन रिपीट है कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगर्ड, सो में से होता बेरी, बहुत, हैगर्ड, हैगर्ड मतलब होता दुबला पतला, लीन एंड थिन जिसको कहते हैं। एंड सो वो बिगान माने होता है दुखी, मिजरेबल। कह रहे हैं कि तुम इतना दुबले पतले और इतना दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, प्रश्नवाचक लगा, तुम इतना बहुत दुबले पतले और दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। सो मीन्स इतना या बहुत, इतना दुबले पतले और दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रानरी इज फुल, स्क्वायरल माने गिलहरी का, ग्रानरी माने होता भोजन भंडार, ठीक है, ग्रानरी माने भोजन भंडार या अन्नागार, स्टोर ऑफ ग्रेन्स जिसको कहते हैं, स्टोर ऑफ ग्रेन्स या स्टोर रूम कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो गिलहरी का भोजन भंडार भी पूरा भर लिया गया है, मतलब गिलहरी ने भी अपना भोजन भंडार भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट हैज डन, और फसल, हार्वेस्ट मतलब क्रॉप, फसल भी हैज डन, कट चुकी है, डन मतलब कर लेना, फसल काटने का भी काम किसान ने क्या किया है, कर लिया है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं स्टैंजा। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट आइटम्स, कब सरदार से पूछता है हे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगान, तुम इतना दुबले पतले और इतना दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रानरी इज फुल, गिलहरी ने अपना भोजन भंडार पूरा भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट हैज डन, और किसान ने भी अपना फसल काट लिया है। अर्थात ये सभी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फिर वही बात कि गिलहरी भोजन भंडार भर लिया है ताकि उसको ठंडी में ना निकल पड़े, यानी कि ठंडी का मौसम आ गया है, और किसान भी फसल काट चुका है, जैसे धान वगैरह की फसल ठंडी से पहले कट जाती है। तो कहने मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है, न गिलहरी बाहर दिखाई पड़ा, न किसान, कोई नहीं है, लेकिन तुम क्यों ठंडी में इतना बाहर घूम रहे हो, क्लियर। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं, तीसरा स्टैंजा देखते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। आई सी ए लिली ऑन द आईब्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, परीक्षा में बहुत आता है। आई सी ए लिली ऑन द आईब्रो, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट। आई सी ए लिली माने मैं एक कुमुदनी देख रहा हूँ, ऑन द आईब्रो, ब्रो माने होता भौं, फोरहेड, माथा या भौं, ठीक ना, मस्तक। मैं तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी देख रहा हूँ, अलंकारिक लाइन है, इसमें मेटाफर है। तो मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी देख रहा हूँ, कहने का मतलब मैं देख रहा हूँ तुम्हारा माथा कुमुदनी के समान सफ़ेद और रक्तहीन हो गया है, क्लियर। कुमुदनी से तुलना किया गया, मेटाफर है, तो सिमिली में इसको चेंज करोगे तो तुम्हारा माथा कुमुदनी के समान देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी देख रहा हूँ, अर्थात मैं देख रहा हूँ तुम्हारा माथा कुमुदनी के समान सफ़ेद और रक्तहीन दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। कुमुदनी क्या आता है, सफ़ेद रक्तहीन, उसमें ब्लड तो रहेगा नहीं, उस तरह तुम्हारे माथे पर भी पीली आकृति हो गई है, तो रक्तहीन सा दिखाई पड़ रहा है, पीला सा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऐसा कहा गया है, क्लियर। तो कुमुदनी से तुलना कर दिया इनके माथे की, कुमुदनी रक्तहीन होती है तो उसमें माथा रक्तहीन दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। तो मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा माथा कुमुदनी के समान सफ़ेद और रक्तहीन दिखाई पड़ रहा है। आगे विथ एंगिस्ट एंड मोइस्ट, क्लियर, विथ एंगिस्ट एंड मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, ठीक है। एंग्विश माने क्या होता है, पीड़ा, ठीक है, पेन। मोइस्ट माने क्या होता है, नम होना, गीला होना, वेट, बिकम वेट। और फीवर माने होता है वैसे तो बुखार होता है, बुखार का मतलब क्या होगा यहाँ, एक्साइटमेंट, ठीक है, मानसिक उत्तेजना, मेंटल एक्साइटमेंट, ठीक है। और
ड्यू माने क्या होता है? ड्यू माने ओस होता है। तो ओस का मतलब क्या है? ओस का मतलब यहाँ ओस के समान पसीने की बूंदें, तो बूंदों की तुलना को ओस से किया गया, उसको मान लिया गया। क्लियर? जैसे बुखार होता है तो हमारे उत्तेजना मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो तापमान 100 डिग्री 101 जो भी होता है जिसका, तो इस तरह से यहाँ फीवर का मतलब उसी से रिलेटेड है, मतलब बढ़ने से, मानसिक उत्तेजना बढ़ने से है, बुखार से नहीं मतलब है। तो देखते हैं इसका अर्थ। विथ एंग्विश एंड मोइस्ट फीवर ड्यू, तो इसका ऐसा, एंग्विश माने पीड़ा, पीड़ा के साथ विथ एंग्विश, मोइस्ट माने नम हो गया है, गीला हो गया है, एंड फीवर, फीवर माने मानसिक उत्तेजना। तो अब एंग्विश एंड फीवर का एक साथ अर्थ लेंगे। तो पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के साथ मोइस्ट, तुम्हारा माथा क्या हो गया है? नम हो गया है। पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के साथ मतलब पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के कारण, मेंटल एक्साइटमेंट के कारण तुम्हारा माथा जो है मोइस्ट माने नम हो गया है, गीला हो गया है, ड्यू, और उस पर ओस की बूंदों की तरह पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही है। ओस का मतलब यहाँ पसीने की बूंदें, ठीक है, ड्रॉप ऑफ परस्पायरेशन। तो विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू माने पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के कारण तुम्हारा माथा जो है नम हो गया है और उस पर मैं पसीने की बूंदें देख रहा हूँ। क्लियर? तुम्हारा माथा जो है नम हो गया, किसके कारण? पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के कारण तुम्हारा माथा नम हो गया और उस पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही है। जैसे बहुत ज़्यादा आदमी एक्साइटमेंट होगा, चिंता होगा, पीड़ा होगा, तो कभी कभी पसीना छूट जाता है ना, तो पसीना जब छूट गया तो पसीने की बूंदें माथे पर उसके दिखाई पड़ रही है। तो वही कहना कि विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, पूरे लाइन का अर्थ होगा पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के कारण तुम्हारा माथा नम हो गया है या गीला हो गया है और उस पर मैं पसीने की बूंदें देख रहा हूँ। एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारे गालों पर ए फेडिंग रोज, एक मुरझाया हुआ गुलाब है। फेडिंग माने मुरझाना, और तुम्हारे गालों पर एक मुरझाया हुआ गुलाब है, अर्थात तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग मुरझा रहा है। फेड मतलब मुरझाना। क्लियर? फास्ट विदर्थ टू, फास्ट माने तेजी से, विदर्थ माने भी होता है मुरझाना, मुरझाता है, विदर्थ का विदर्थ, विदर्थ माने मुरझाना, टू माने भी, और तेजी से मुरझाता भी जा रहा है, मतलब मुरझाया तो है लेकिन तेजी से मुरझाता भी जा रहा है, जो भी कलर थोड़ा सा बचा भी है वो भी मुरझाता चला जा रहा है, गुलाबी रंग। क्लियर? तो चलिए फिर देख लेते हैं इसको। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर एक कुमुदनी देख रहा हूँ, अर्थात मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा माथा कुमुदनी के समान सफ़ेद और रक्तहीन हो गया है। विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, करें कि पीड़ा और मानसिक उत्तेजना के कारण तुम्हारा माथा नम हो गया और उस पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ रही हैं। एंड ऑन दाई चीक से फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों पर एक मुरझाया हुआ गुलाब है, अर्थात तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग भी मुरझा रहा है। एंड फास्ट विदथ टू, तेजी से मुरझाता भी जा रहा है, तेजी से मुरझाता भी जा रहा है। तो इस तरह से ये अब क्या कारण है पूछते हैं, फिर आगे अब चौथे स्टैंजा से वो उत्तर देना शुरू करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसका एक पार्ट और बना देंगे क्योंकि 12 स्टैंजा की कविता है, कविता लंबी है, तो अब आंसर वाला हम एक पार्ट दूसरा बना देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो जब भी अपलोड करें आपको तुरंत समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।